हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं यार बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये आपकी इकोलॉजी वाली जो यूनिट है वो आपकी स्टार्ट होने जा रही है। 2 लेक्चर्स का ये चैप्टर रहेगा और उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपकी इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर और रहेंगे, वो भी खत्म कर देंगे, है ना। तो और काफ़ी दिनों बाद इंग्लिश मीडियम की आपकी क्लास हो रही है, बीच में कुछ गैप हो गया, उसके लिए कुछ हद तक आप लोग भी जिम्मेदार हो और कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। आप लोग किस प्रकार जिम्मेदार हो, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा बोझ आप पर डालता हूँ कि यार आप लोग जो है, आप लोगों ने क्लास जो रेगुलर नहीं करी, इस वजह से मुझे बीच में स्विच ऑफ करनी पड़ी क्लास, ठीक है। रीज़न उसका यार यही है कि इतनी यार अपन इतना टाइम लगता है उसको रिकॉर्ड करने में, कंटेंट बनाने में, और फिर उसको आप लोग नहीं देखते हो तो फिर नहीं मन करता है ना। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई भाई तैयारी करे और फिर उसको रिजल्ट बिल्कुल भी ना मिले तो फिर वो डिमोटिवेट होता ही है ना। तो वही सीन हुआ। तो और आप लोगों को काफ़ी मैसेज आ रहे थे, कुछ लोग इमोशनल कर रहे थे, तो उस चक्कर में मेरा देखो कभी मन नहीं था कि मैं बंद करूं, लेकिन क्या ही कर सकता हूं। जब कोई नहीं देख रहा तो फिर हार की बंद करनी पड़ी। लेकिन अब वापस शुरुआत करते हैं और बीच में जो गैप आया उसको कवर कर दूंगा, फिलअप कर दूंगा ना। तो इतने दिन में मैंने जो पढ़ाया है वो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा था, मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा था, और उनका जो जेनेटिक्स चल रहा है उनकी जितनी क्लास ली, मतलब मैं 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ वहाँ पर आपकी जेनेटिक्स की मैं 2-2 घंटे की क्लास लेके आपको उनके बराबर कर दूंगा। तो वो टेंशन नहीं लेनी है, वो सारा करने, देखो सिलेबस करवाने का काम मेरा है। आप बस साथ दो यार, आपके टेस्ट वगैरह भी रेगुलर हो जाएंगे, सब कुछ रेगुलर करवा दूंगा। और एक कमी जो है यहाँ पर मेरे पास में, कमियाँ देखो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि कोई कमी को मैं दूर करूँ। कमी यह है कि ऐप नहीं है ना, तो वो ऐप भी जल्दी ही आ जाएगा जिस पर आप फिर टेस्ट वगैरह और एक प्रॉपर बैच वगैरह ये लेके आएंगे। तो अभी अपन शुरुआत करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। 2 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो इस चैप्टर के अंदर या फिर पूरी इकोलॉजी की बात करूं मैं, तो जहां पर अपने समझने वाला पोर्शन होगा वो समझा बता दूंगा मैं आपको, और जो डेटा होगा वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। जो पैराग्राफ्स में छुपा के एनसीईआरटी ने जो डेटा दे रखा है, जिस पर अपनी ऐसे नॉर्मली नजर नहीं जाएगी और वहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो वो सारा डेटा मैं निकाल कर आपको रखूंगा आपके सामने, और क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको मैं इस पूरी इकोलॉजी की समझाने वाला हूं। साथ में आपको बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूं, आप तुरंत बाद उसके क्या करना है, अपने को एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। ये अपने दिमाग में बैठा लो भाई, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊं, ये लेक्चर खत्म हो, आप जाकर अपनी एनसीईआरटी ओपन करना और लाइन्स एक बार देख लेना, आपको भी पता लग जाएगा कि मैं सारी लाइन्स जो है वो कवर करवा रहा हूं। चलो अब करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। बातें हो गई हैं। टेस्ट की बात करूं आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम की टेस्ट की बात करूं तो डिपेंड, आप यार बढ़िया सा रिस्पॉन्स दिखा दो और वेडनेसडे को टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी, पहले बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे अपन, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं यार, उसको बचा कैसे सकते हैं, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो चैप्टर के अंदर यही है और फिर चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलो सबसे पहले बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पर जो डाइवर्सिटी है उसको क्या बोलते हैं अपन? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ना, ये ज्यादा पॉपुलर किसने करी? ये टर्म जो वो दी किसने? वो दी थी एडवर्ड विल्सन, एक साइंटिस्ट हैं, नाम याद आपको होना चाहिए, ठीक है। जो डेटा मैं लिख के लाया हूं ना, वो डेटा कहीं से भाई अलग से नहीं है, वो एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ दे रखा है, बस वो पैराग्राफ के अंदर छुपा के दे रखी है, वही बातें मैं अलग से हाईलाइट करके लेके आया हूं। इसके अलावा कोई है नहीं, जहां समझाने की जरूरत है वहां समझाऊंगा। तो ये एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट थे और इन्होंने ये दिया था ना, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। ये वर्ड आपको याद में रखना है। जो एडवर्ड विल्सन थे वो कौन थे? सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। बोले ठीक बात है, हमें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर लेवल कितने हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर 3 लेवल हैं। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 3 लेवल हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक एक की अपन बात करते हैं यार। सबसे पहले देखते हैं अपन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पर जो डाइवर्सिटी हो
उसको क्या बोलेंगे अपन, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। भैया समझाओ, एग्जाम्पल देके हमें समझा दो। तो मैंने कहा कि आप और मैं, आप मुझे देख रहे हो तो मतलब आप हो तो इंसान ही, ठीक है, तभी तो यूट्यूब पे देख रहे हो मुझे, और मैं भी मुझे लगता है इंसान ही हूं, तो अपन इंसान ही है, ठीक है, मतलब अपनी स्पीसीज तो यार एक ही है। अरे आप मानव, ठीक है, आप मानव बोल दिया हिंदी वाला, चलो ह्यूमन, आप ह्यूमन, मैं ह्यूमन, मतलब है तो अपन क्या ही, स्पीसीज तो अपनी एक ही है। लेकिन आप में और मेरे में भाई सेम है क्या, अपन बिल्कुल सेम है क्या, समान दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। आपका अलग भी व्यवहार है, आपका अलग बिहेवियर है, मेरा अलग बिहेवियर है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने के अंदर जीन्स अलग अलग है यार, है ना। आपके जीन्स अलग हैं, मेरे जीन्स अलग हैं, किसी और के जीन्स अलग हैं। यही क्या है, इसी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि स्पीसीज जो है वो तो एक ही है यार, लेकिन उनके जो जीन्स है ना वो अलग अलग हैं। इस वजह से जो डाइवर्सिटी आती है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल इसको बोलते हैं। समझ में आई या नहीं आई? अरे यार आप इंसान, मैं इंसान, लेकिन फर्क है अपने में आपस में, है ना, सेम सेम थोड़ी है अपन। तो सेम सेम नहीं है मतलब क्या है, अपने जीन्स अलग अलग हैं, मतलब जेनेटिक लेवल पर क्या है, डाइवर्सिटी है अपने अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, याद रखना है भाई, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम्पल क्या है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया नाम का एक प्लांट है, और ये प्लांट कहां पाया जाता है यार, ये प्लांट पाया जाता है आपकी हिमालयन रेंजेस में। ये कहां पाया जाता है, हिमालयन रेंजेस में। एक मिनट, ठीक है, इस साइड में, ये जो मैंने नक्शा बनाने की कोशिश करी है भारत का, यहां पर ये क्या है, हिमालयन रेंजेस है। यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया देखने के लिए मिलता है। अब ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो है वो इसका एग्जाम्पल कैसे हुआ, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल कैसे हुआ। देखो आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे पहले समझ में आनी चाहिए होती क्या है। तो मैंने कहा कि स्पीसीज सेम है, लेकिन आपके गुण मेरे गुण अलग अलग है, क्योंकि अपने अंदर जीन्स अलग अलग है, ठीक है, अपने अंदर जीन्स अलग अलग है, मतलब क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बोलो भैया यहां तो कोई दिक्कत नहीं, जेनेटिक डाइवर्सिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई, बोले ठीक है। अब मैंने इसका एग्जांपल बताया आपको, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये एक प्लांट है, और ये जो प्लांट है ना वो कहां पाया जाता है, हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। मान लो यहां पर क्या है, आपका एक प्लांट है, किसका लगा हुआ है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया का एक प्लांट लगा हुआ है, एक प्लांट यहां लगा हुआ है, एक प्लांट यहां लगा हुआ है, और ये तीनों प्लांट किसके हैं, रोवोल्फिया वोमिटोरिया के ही प्लांट हैं। बोले भैया ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया के। मैंने कहा इस प्लांट की खास बात यह है कि ये केमिकल निकालती है, ये प्लांट जो है केमिकल निकालता है, और उस केमिकल का नाम क्या है, रेजर पाइन। क्या नाम है, रेजर पाइन। ये जो प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये जो प्लांट है एक केमिकल निकालता है, रेजर पाइन। बोला ठीक है भैया। अब देखो ये भी क्या है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया है, ये भी रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये भी, तीनों क्या है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया है। जैसे आप इंसान, मैं इंसान, कोई दूसरा इंसान, नोरा फतेही इंसान है, ही सारे इंसान ही, लेकिन सबके गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। रीजन क्या है भाई, रीजन यही है कि सबके जीन्स अलग अलग हैं। वही चीज यहां पर देखो भाई, ये भी रोवोल्फिया, ये भी रोवोल्फिया, ये भी रोवोल्फिया, तीनों रोवोल्फिया हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि तीनों जो हैं वो अलग अलग, ये जो रेजर पाइन निकालेगा, इसका रेजर पाइन और इसका रेजर पाइन और इसका रेजर पाइन सेम नहीं है, सब क्या है, अलग अलग अमाउंट में रेजर पाइन निकाल रहे हैं। बोला ठीक भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज बता दूं, ये रेजर पाइन काम किस आता है, ये रेजर पाइन क्या काम आता है, ये रेजर पाइन काम आता है ट्रीटमेंट ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर वालों को ठीक करने के लिए रेजर पाइन काम में लिया जाता है, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दी कि स्पीसीज सेम है, लेकिन उनके जीन्स अलग अलग हैं, इस वजह से जो डाइवर्सिटी आ रही है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि आपको हिमालयन रेंजेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उन पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग पहाड़ी पर, अब हिमालय की अलग अलग पहाड़ियां हैं, ठीक है, एक पहाड़ी नहीं है, बहुत सारी अलग अलग रेंज है, अलग अलग पहाड़ियां हैं। तो उन अलग अलग पहाड़ियों पर अलग अलग प्रकार का रोवोल्फिया है वो रोवोल्फिया ही, लेकिन उसका जो रेजर पाइन है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा रेजर पाइन निकालते हैं कुछ रोवोल्फिया, कुछ अलग पहाड़ी के जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया वो अलग रेजर पाइन निकालते हैं, ठीक है। तो ये
इसलिए क्या है, इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है। स्पीसीज सेम है लेकिन इनके जीन्स अलग अलग हैं, इस वजह से वो क्या है, अलग अलग प्रकार से रेजरपाइन निकालते हैं। इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, राइस। ठीक है, राइस भी इसका एग्जाम्पल है। राइस की देखो 50 के डिफरेंट स्ट्रेन हैं। 50 के का मतलब क्या है, 50,000। ठीक है, ये तो आपको पता है, यूट्यूब का जमाना है यार, है ना। तो 50,000, 50 के का मतलब 1000 है ना। तो 50,000 क्या है, डिफरेंट स्ट्रेन है किसके, राइस के। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है कि अपन ने पढ़ा था कि राइस जो है उसके 2 लाख वेराइटीज हैं। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो क्या 50,000 स्ट्रेन वाला अपन को आंसर लगाना है कि 2 लाख वेराइटी? आपको वेराइटीज पूछे तो राइस की 2 लाख वेराइटी कर देना, अगर आपको स्ट्रेन पूछे तो 50,000 स्ट्रेन कर देना। भाई कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। मैंगो की कितनी वेराइटी है, 1K वेराइटी है मैंगो की। मैंगो की कितनी वेराइटी है, 1K, मतलब 1000 वेराइटीज हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है किसके, जेनेटिक डाइवर्सिटी के। ध्यान से देखो भाई, अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी अपन ने स्टार्ट करी है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर 3 लेवल हैं, पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर अपन ने बात करी कि ये जेनेटिक लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल दिया। एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने आपको। रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये क्या निकालता है, केमिकल निकालता है, इसका नाम है रेजरपाइन। और रेजरपाइन किस काम आता है, बीपी का ट्रीटमेंट के लिए इसको काम में लिया जाता है। और ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया कहाँ उगता, कहाँ पर ये प्लांट, ये उगता आपका हिमालयन रेंजेस पर आपको देखने के लिए मिलता है। हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो हिमालय की अलग अलग पहाड़ियां हैं, उनकी अलग, एक ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर अलग प्रकार का रोवोल्फिया वोमिटोरिया, इस पर अलग प्रकार का, इस पर अलग प्रकार का है। तो अलग अलग प्रकार के रोवोल्फिया वोमिटोरिया हैं, वो स्पीसीज सेम है लेकिन उनके अंदर रेजरपाइन को जो निकलता है वो अलग अलग प्रकार से निकलता है। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करिए अपन राइस की, तो राइस के 50,000 से ज्यादा क्या है, स्ट्रेन है। मैंगो की बात करिए तो 1000 से ज्यादा इसकी वैरायटी होती है। अब मैंगो की 1000 से ज्यादा वैरायटी है, मतलब क्या है तो सारे वो आम ही यार, स्पीसीज तो सेम ही है लेकिन वो अलग अलग वेराइटीज के, कोई लंगड़ा है, कोई कौन सा है, कोई कौन सा। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं अपन दूसरी स्पीसीज डाइवर्सिटी की। पहला अपन ने जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ ली, अब दूसरी की बात करते हैं अपन स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये जो है वो बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, ये अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्या होती है, अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे मेरे में और भैंस में, मेरी वेराइटी, मेरी स्पीसीज, मतलब आप और मेरी तो स्पीसीज एक ही है ना, मेरी स्पीसीज और भैंस की स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज है। तो हम दोनों के बीच में जो डाइवर्सिटी आ रही है ना, वो क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें इसका, तो एग्जांपल ये याद रखना, वेस्टर्न घाट हैव एम्फीबियंस, हैव मोर एम्फीबियंस। यहां पर मोर लिखना रह गया भाई, चलो यहां पर लिख देते हैं, हैव मोर एम्फीबियंस देन ईस्टर्न घाट। अब आपको दिखाऊं, ये आपका इंडिया देखो नीचे से, ठीक है। अब ये क्या है, इस साइड वाला क्या है आपका ईस्टर्न घाट है, सॉरी वेस्टर्न घाट है। ये क्या है आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको एम्फीबियंस जो है, यहां पर इस जगह पर क्या है आपको एम्फीबियंस जो है वो ज्यादा मिलेंगे। यहां पर एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस जो है, सॉरी, एम्फीबियंस जो है वो आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, और यहां पर एम्फीबियंस जो है वो कम मिलेंगे आपको, एम्फीबियंस कम मिलेंगे, ठीक है। रीजन क्या है इसका, रीजन यही है कि यहां पर जो है, यहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं भाई। ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और जैसे ही यहाँ पर बादल जो है, हवाएं चलेंगी, बादल यहाँ पर टकराएंगे उन पहाड़ियों से, उसकी वजह से वर्षा जो, बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इस साइड में वेस्टर्न घाट पर। इस वजह से एम्फीबियंस, आपको पता है पानी उनको चाहिए, इस वजह से यहाँ पर एम्फीबियंस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि पानी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट हैव मोर एम्फीबियंस देन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की कंपेयर में वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियंस हैं, ठीक है। वो आपको कंफ्यूज करके देगा, वो आपको घुमाएगा, बोलेगा ईस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियंस है वेस्टर्न घाट से। अब ईस्टर्न वेस्टर्न पता ही नहीं यार कौन सा ईस्टर्न है कौन सा वेस्टर्न है, और भूल जाओगे। तो वेस्टर्न घाट में भैया ज्यादा एम्फीबियंस हैं ईस्टर्न घाट की कंपेयर में। आपको मैंने एग्जाम्पल डायग्राम से भी आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ये अपन ने बात करी जेनेटिक डाइवर्सिटी की और स्पीसीज डाइवर्सिटी की। फिर अपन चलते हैं किसकी तरफ, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की तरफ चलते हैं।
तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की तरफ चलते हैं। यहां पर देखो ये किसके लेवल पर है, इकोसिस्टम लेवल पर। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके लेवल पर थी, जीन्स के लेवल पर थी। स्पीसीज डाइवर्सिटी अलग अलग स्पीसीज के लेवल पर, ठीक है। और ये आपकी जो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी है। अब आप ये बोलोगे भैया एम्फीबियंस तो एक ही है, ठीक है। यहां पर आप बोल रहे हो कि बिटवीन अलग अलग स्पीसीज के बीच में ये जो डाइवर्सिटी होती है उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं, आपने तो ये बोला। लेकिन यहां पर तो आपने सिर्फ एम्फीबियंस की बात करी, ये अलग अलग स्पीसीज कैसे हुई? तो मैंने कहा ध्यान से देखो, यहां पर एम्फीबियंस लिखा हुआ है, और एम्फीबियंस आप सबको पता है एम्फीबियंस क्या है, कोई स्पीसीज थोड़ी ना है। एम्फीबियंस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, और मानते हो या नहीं मानते ये बात, एम्फीबियंस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। तो ये एम्फीबियंस लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ मेंढक आ गया, अरे मेंढक के अलावा भी तो और भी तो स्पीसीज हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या अलग अलग स्पीसीज की बात हो रही है, आई समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम के बीच में होगी, इकोसिस्टम लेवल पर। जैसे बात करें कि ये आपका डेजर्ट होगा, वो एक इकोसिस्टम है। फिर बात करें अपन फॉरेस्ट, वो एक अलग इकोसिस्टम है ना। तो वो इकोसिस्टम लेवल पर ये जो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है उसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल्स आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इंडिया की बात करें, इन इंडिया प्लेन्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। डेजर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई राजस्थान, ठीक है। वेटलैंड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अल्पाइन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आपको इंडिया के अंदर हर प्रकार का इकोसिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, हर प्रकार का वातावरण आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करूं मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करूं, जैसे नॉर्वे है स्कैंडिनेवियन कंट्री, वहां पर क्या है, ये सारी चीजें इतनी जो इकोसिस्टम है अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। भैया इसको थोड़ा सा हमें बताओ कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी होती हैं, तो आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना भाई। ये क्या है भाई, इक्वेटर। चलो इसको मैं थोड़ा सा पतला छोटा कर लूँ, पेन थोड़ा सा, अब ठीक देगा। ये क्या है आपका, इक्वेटर बोलते हैं भाई इसको, इक्वेटर। ये जो इक्वेटर कुछ भी नहीं है आपको, ये मैंने क्या बनाया, जो गोल बनाई है मैंने, क्या है, धरती है, ठीक है। ये क्या अपनी अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ पर एक बीचों बीच एक लाइन है, ठीक है। अपन लाइन है नहीं, उसको अपने रेफरेंस के लिए ले रखा है, वो क्या, इक्वेटर, ठीक है। वो लाइन क्या है, इक्वेटर। और उसके आसपास, इस लाइन के आसपास का जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये ट्रॉपिकल एरिया है। कौन सा है, ट्रॉपिकल। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं। बोलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रॉपिकल बोलते हैं। चलो, और ट्रॉपिकल से जब अपन ऊपर जाने की जाते हैं तब कौन सा एरिया आता है, तब आपको ये एरिया देखने के लिए मिलता है टेम्परेट। कौन सा एरिया, टेम्परेट, टेम्परेट। और टेम्परेट से जब अपन ऊपर जाते हैं तो अपन को कौन सा एरिया देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है पोलर, पोलर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बातों को और समझ लेना, ठीक है। ये मैंने जो बीच में लाइन खींची है यार, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और मैं बोल रहा हूं इक्वेटर के आसपास का जो एरिया जो मैंने ग्रीन कलर में आपको दिखाया है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन से जैसे ही अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपन को कौन सा देखने को मिलता है, टेम्परेट। और टेम्परेट से ऊपर जाता है तो पोलर। पोलर आपको पता है जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है वो क्या होता है, पोलर आपका रीजन है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज जो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। एक कंट्री है, एक देश ऐसा है जो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा, यहां है, और दूसरा देश यहां पर है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, ट्रॉपिकल रीजन है, यहां पर सनलाइट भी आती है, ठीक है। यहां पर मतलब एकदम से बढ़िया जो जगह है ना वो यही है। यहां पर आपको ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत ही सही आपको इन्वायरमेंट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको सनलाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है ना, ट्रॉपिकल ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो एरिया है, इसमें ये वाला जो है वो सबसे बेस्ट एरिया होता है, ठीक है। उसकी बात करें अपन टेम्परेट रीजन की, तो टेम्परेट रीजन के अंदर क्या है, यहाँ पर सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, अलग अलग सीजन्स यहां पर आती हैं। वही मैं बात करूं, ये पोलर रीजन है, यहां पर तो भैया सर्दी सर्दी पड़ती है,
ठीक है। और ये जैसे मैं एकदम से पोलर रीजन में आ जाता हूं तो वहां पर तो ऐसा हो जाता है 6 महीने रात और 6 महीने दिन वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। समझ में आई या नहीं आई है? आई नहीं? चलो, तो यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी हो गई जो यहां पर इस रीजन में जो पाई जाती है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे नॉर्वे, ठीक है। तो यहां पर तो क्या है, यहां पर भाई सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ये नॉर्वे वाली जगह है, यहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो यहां पर क्या है, इकोसिस्टम ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर जो है जैसे अपने इंडिया है, इंडिया आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, ये यहां पर आपको कुछ यहां पर देखने के लिए मिलेगा जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया के अंदर क्या है भाई, प्लेन्स भी आपको देखने हैं, डेजर्ट भी आपको मिल जाते हैं, ट्रॉपिकल एरिया भी है, वेटलैंड्स भी, अल्पाइन भी है। तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम यहाँ पर अपने इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम है भाई। समुद्र की जगह समुद्र भी देखने मिल जाएंगे, मरुस्थल की जगह डेजर्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पहाड़ भी आपको मिल जाते हैं। मतलब हर चीज आपको इंडिया के अंदर मिल जाती है। तो हर चीज इंडिया के अंदर मिल जाएगी, तो इसलिए कि यहां पर क्या है, इकोसिस्टम ज्यादा है, ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो आपको अब वापस ध्यान से सुन लो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपन पढ़ रहे थे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसके लेवल पर, इकोसिस्टम लेवल पर, मतलब जहां पर ज्यादा इकोसिस्टम होंगी वहां पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। इकोसिस्टम ज्यादा कहां पर है, इंडिया की बात करें, पर इंडिया को कंपेयर कर रखा है एग्जांपल के अंदर, तो इंडिया के अंदर ज्यादा इकोसिस्टम है, इसलिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है। किसके कंपेयर में, जैसे कोई नॉर्वे जैसे देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, वहां पर इकोसिस्टम बहुत कम है, इसलिए वहां पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम है। ये क्या है, मोर देन का निशान है भाई, है ना। तो ज्यादा किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। किसके कंपेयर में, नॉर्वे के कंपेयर में। चलो, ये अपन ने 3 लेवल पढ़ लिए, बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल अपन ने पढ़ लिए, ठीक है भैया, पढ़ लिए। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं IUCN की। यार ये IUCN क्या है, पहले तो आपको IUCN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपकी IUCN की फुल फॉर्म है। और IUCN 2004 में IUCN ने क्या बताया था, कुछ बातें बताई थी, वो अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको IUCN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए, है ना। तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपकी फुल फॉर्म होगी। अब IUCN 2004 की क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्लांट और एनिमल स्पीसीज का टोटल नंबर कितना है, ये IUCN 2004 की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर अर्थ पर प्लांट और एनिमल इनकी टोटल कितनी स्पीसीज है, ठीक है, कितनी स्पीसीज है। तो ये बोलती है, ये जो रिपोर्ट है IUCN 2004, ये बोलती है मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज कितनी है, 1.5 मिलियन स्पीसीज है, मोर देन 1.5 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज हैं। अब अपन लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास के अंदर एक चीज पढ़ते हैं कि टोटल स्पीसीज कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ऐसा 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड उसमें लिख रखा है। और ये क्वेश्चन यार बहुत बार आया हुआ है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 1-2 बार आया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, कितनी स्पीसीज है टोटल। तो वहां पर ऑप्शन दिखता है आपको 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। तो आप बोलोगे भैया हम क्या करें, 1.5 मिलियन करें कि 1.7 टू 1.8 मिलियन करें, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में तो वो बताएगा। तो मैंने कहा कि मोर देन 1.5 मिलियन का मतलब क्या हुआ कि भाई 1.5 मिलियन से ज्यादा है, 1.5 मिलियन से ज्यादा कौन होगा, 1.7 1.8 ज्यादा ही होगा ना, ठीक है। तो ये वाला बात सही है या नहीं है यार। तो जब ऑप्शन में 1.7 टू 1.8 मिलियन है, आंख में इसके टिक मारो, ठीक है। टॉपिकल रीजन और क्या, IUCN 2004 क्या बोलती है, सबसे पहला जो पॉइंट बोलती है वो बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, किसकी है, प्लांट और एनिमल की टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, तो 1.5 मिलियन स्पीसीज, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज। और क्या बोलती है कि ट्रॉपिकल रीजन में मेनी स्पीसीज नॉट यट डिस्कवर्ड, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं, और वो बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं, उनमें से बहुत ज्यादा ऐसी स्पीसीज हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो इक्वेटर के पास में जो रीजन है ना, ये जो इक्वेटर के आसपास जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं,
ठीक है। और इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हैं और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी पड़ी हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, ठीक है। तो मैनी स्पीसीज नॉट येट डिस्कवर्ड, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पीसीज अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई है। टेम्परेट के अंदर अपन ने स्पीसीज जो है वो डिस्कवर कर चुके हैं, सब तो नहीं लेकिन कर चुके हैं ऐसा मानना है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर अभी तक अपन ने सही से डिस्कवरी नहीं की है। तो ये IUCN 2004 बोलती है। तो वापस से ध्यान से सुनो बातों को। IUCN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज कितनी है, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज। उसके अलावा IUCN 2004 क्या बोलता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। सब साइंटिस्ट, अब कुछ साइंटिस्ट है, ये IUCN क्या बोलता है कि यहां पर देखो ध्यान से सुनना, ये बातों को कंफ्यूज होगे वरना। ये IUCN 2004 क्या बोलता है कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, मतलब ये ठीक बात है। वहीं कुछ साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि 20 to 50 मिलियन स्पीसीज हैं। IUCN की रिपोर्ट क्या बोलती है कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, और कुछ साइंटिस्ट बोले कि नहीं भाई हम तो नहीं मानते कि एक 1.5 मिलियन स्पीसीज है, इससे भी ज्यादा ही है। तो उन्होंने कहा कि 20 to 50 मिलियन स्पीसीज है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट का मानना था। फिर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे, ठीक है, रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भैया ना तो 1.5 मिलियन स्पीसीज है ना 20 to 50 मिलियन स्पीसीज है। उन्होंने एक नंबर निकाल के दिया, वो नंबर क्या है कि 7 मिलियन स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है? 7 मिलियन स्पीसीज है। कितनी है? 7 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। तो रॉबर्ट मे ने क्या बोला कि 7 मिलियन स्पीसीज है। अब देखो इन चीजों को ध्यान से सुनना, कैसे क्वेश्चन करना वो भी बताऊंगा। इतना सारा सब अलग अलग बता रहे हैं, क्वेश्चन में आ जाए तब आपको कौन सा आंसर करना है वो भी बताऊंगा। IUCN 2004 बोलता है कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज है। और क्या बोलता है IUCN ने कहा कि बहुत सारी यार ऐसी स्पीसीज है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है तो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई है, ठीक है, उनको डिस्कवर करना बाकी है। वहीं कुछ साइंटिस्ट बोले कि नहीं जी 1.5 मिलियन से काम नहीं चलेगा, 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं टोटल, ठीक है। फिर रॉबर्ट में बोले कि आप बकवास बंद करो अपनी, ना तो 1.5 मिलियन है ना 20 to 50 मिलियन है, स्पीसीज है 7 मिलियन स्पीसीज है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया अब क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कौन से पे टिक मारें? 1.5 मिलियन आप एक बता रहे हो IUCN बोलता है, वहीं लिविंग वर्ल्ड के अंदर अलग आता है। अभी तो आप मान लो टेस्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हो तो हमें पता रहेगा भाई इस चैप्टर का टेस्ट हम दे देंगे, लेकिन एग्जाम में तो पूरा सिलेबस आएगा तो वहां पर तो लिविंग वर्ल्ड वाला भी बता सकता है ना। लिविंग वर्ल्ड में दे रखा है 1.7 to 1.8 मिलियन, यहां आप 1.5 मिलियन बता रहे हो। फिर कुछ साइंटिस्ट 20 से 50 मिलियन बता रहे हैं, रॉबर्ट में 7 मिलियन बता रहे हैं। हम कौन सा याद रखें? एग्जाम में कौन सा आंसर करके आना है वो तो बताओ हमें। तो भाई याद तो आपको सारे रखने हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर क्या देना है वो आपको बता देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि टोटल स्पीसीज कितनी है जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, टोटल स्पीसीज कितनी है, और आपको ऑप्शन में दिखे कि ऑप्शन दे रखा है 1.7 to 1.8 मिलियन, अगर ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो आप उसी पर ही टिक मारना है आपको। वापस बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1.7 to 1.8 मिलियन। ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो आपको वही सही करना है। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में कितनी स्पीसीज है, अगर आपको रॉबर्ट में कुछ भी नहीं दे रखा, नाम वाम कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन कि भैया कितनी स्पीसीज है टोटल, ठीक है, जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, और ऑप्शन में आपको 1.7 to 1.8 मिलियन लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उसी पर टिक मारोगे। और लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन में दिख जाए कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में कितनी स्पीसीज है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है, तो आप क्या करोगे? 7 मिलियन आपको आंसर करना है। तो भैया ये 20 से 50 मिलियन हमें याद नहीं रखना, नहीं जी, ये कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे, अब कुछ का कोई नाम नहीं होता और कुछ की बातों पर अपन ध्यान नहीं देंगे। 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो करने दो भाई, उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना है, तो इनकी बातों को अपन सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट प्रेजेंट है ना, और IUCN का जो डेटा है वो क्या बोलता है कि भैया मैक्सिमम नंबर में क्या है? इंसेक्ट ही है, ठीक है। मान लो ये अपन मानते हैं कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है,
तो उनमें से टोटल नंबर ऑफ उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लेते हैं कि रोबोट में की बात सही है, ठीक है, रोबोट में बोल रहे हैं, रोबोट में बोल रहे हैं कि कितनी स्पीसीज है, 7 मिलियन है, 7 मिलियन है। तो इन 7 मिलियन में सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट ही है, सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट ही है, ठीक है। ये क्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो ये आपकी एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, जो भी मैंने आपको लाइन बताई वो आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले तो मैंने आपको इसकी क्या बताई कि भैया इसकी आपको क्या याद रखनी, फुल फॉर्म याद रखनी। ये लो जी आपकी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। ये सही नहीं रहेगा, ऐसे अंडरलाइन ही कर देता हूं मैं, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या बोलता है कि कितनी स्पीसीज है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा काम की बात कौन सी है वो देख लेते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में टेम्परेट से ज्यादा किसके अंदर है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर ज्यादा स्पीसीज है, ये बता चुका हूं मैं आपको, है ना। और उसके अलावा क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स, ये लाइन मैं आपको बता चुका हूं कि भैया मैनी स्पीसीज नॉट येट डिस्कवर्ड, कहां पर, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। यही लाइन यहां पर बोलती है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, बस उस लाइन को मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, तो ये आपको देख लेना है। उसके अलावा क्या है, रोबोट में प्लेसेस द ग्लोबल डाइवर्सिटी एट 7 मिलियन, ये भी मैंने आपको बात बता दी है। तो इनमें से मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी की सारी लाइन जो मैंने बाहर निकाल के आप रोक दी, जो काम की बातें थी, ठीक है। फिर आगे चलो भाई, टोटल स्पीसीज कितनी है, मैंने अभी आपको बताया मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। अब इन मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज में से क्या है, टोटल है, इसमें प्लांट भी है, इसमें एनिमल भी हैं। तो इसमें से कितने प्लांट है भाई, 70% तो इसमें एनिमल हैं, ठीक है। 1.5 मिलियन में से 70% क्या है, एनिमल हैं, 22% क्या है, प्लांट्स हैं, और 8% क्या है, अदर्स है। 8% क्या है, अदर्स, ठीक है भाई। 70% आपके एनिमल हो गए, 22% आपके क्या हो गए, प्लांट हो गए, तो ये टोटल तो कितना हुआ, 92% ही हुआ ना। इसके अलावा 8%, 22% तो 100 पर निकलता है ना, तो 100 में से 92% ही हुआ, 8% कहाँ गया, तो 8% में कौन है, अदर्स। ये अदर्स कौन है, ये भी बताऊंगा अभी आपको, है ना। तो टोटल स्पीसीज कितनी है, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज, कितनी, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज। अब इन मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज में क्या है, 70% तो एनिमल है, 22% क्या है, प्लांट है, और 8% क्या है, अदर्स है। अब एनिमल देखो भाई, 70% जो एनिमल है ना, इन 70% का भी क्या है, 70% क्या है, इंसेक्ट है। कि नहीं समझ में आई भैया बात, नहीं समझ में आई हमें ये बात, समझाता हूं, ध्यान से सुनना बात को मेरी। मैं बोल रहा हूं कि 70% क्या है, टोटल कितना स्पीसीज है भाई, 1.5 मिलियन स्पीसीज है, ठीक बात है भैया। 1.5 मिलियन स्पीसीज में से 70% क्या है, उनमें से एनिमल हैं, तो ये भी ठीक बात है, 70% क्या है, एनिमल ही है, ठीक। मैं बोल रहा हूं उन 70% एनिमल्स में भी क्या है, 70% क्या निकल गए आपके, इंसेक्ट है। नहीं समझ में आया, समझाते हैं भाई, नहीं समझ में आया तो समझाएंगे। मैं सिंपल सा बोलना चाह रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं दोस्त, है ना, ध्यान से बस सुनना आपको बातों को। मैं बोल रहा हूं कि 1.5 मिलियन स्पीसीज है, मिलियन स्पीसीज है, इसमें से 70% क्या है, 70% क्या एनिमल है, ठीक है। और इस एनिमल जो 70% एनिमल है ना, अगर इनको भी अपन देखें कि भाई कौन कितना है, भाई इसमें ममल्स भी हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, ठीक है, तो ये सारे एनिमल ही हैं। तो कौन कितना है, कौन है कितना है,
तो अपन ने एक चीज पढ़ते हैं यार अपन 11th क्लास के अंदर कि आर्थ्रोपोडा जो है वो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। अरे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते यार ये बात कि आर्थ्रोपोडा जो है वो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन आते हैं, इंसेक्ट। कौन आते हैं, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट क्या है, बहुत ही ज्यादा हैं। तो 70% जो एनिमल है ना, इनमें 70% में भी 70% कौन हो गए, आपके इंसेक्ट हो गए। ठीक है, बाकी कितना बच गया, 30%। 30% कौन है भाई, 30% बाकी के अदर्स। ठीक है, जिसमें आपके ममल्स वगैरह सारे आ गए। ठीक है, आपके इन और जो जितने बच गए, मोलस्कार, ये जितने बच गए सारे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। समझ में आई या नहीं आई? मैं ये बोल रहा हूं कि टोटल स्पीसीज कितनी, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज, उसका 70% क्या है, एनिमल है। और उस एनिमल में से 70% जो एनिमल है, उस 70% का 70% जो है वो कौन कवर करता है, इंसेक्ट। बाकी जो 30% बचा है वो किसका है, वो बाकी के जितने एनिमल्स बच जाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी, एनिमल्स की बात हो गई भाई। 70% क्या एनिमल है, इसका 70% कौन है, इंसेक्ट है। अब क्या 22% क्या है, प्लांट्स है। प्लांट्स कितने, 22% ही है। तो प्लांट कौन कौन से, प्लांट में आ जाएंगी आपकी एल्गी भी है, इसमें ब्रायो भी इंक्लूड कर रखी है, टेरिडो भी इंक्लूड कर रखी है, जिम्नो भी है, एनजीओ भी है, और फंजाई को भी प्लांट में ही इंक्लूड करके बताया गया है। ठीक है, तो प्लांट कितने हैं, 22% प्लांट हैं। और वो 22% जो प्लांट हैं वो उनमें से कौन कौन आ गया, आपके एल्गी भी उसी प्लांट को मान रखा है। ठीक है, ब्रायो को भी प्लांट मान रखा है, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ और आपका फंजाई को भी प्लांट गिन रखा है। ठीक है, तो भैया आप ये बताओ, एनिमल आपने अलग बता दिए, एल्गी आपने अलग बता दिया, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ और फंजाई भी आपने अलग कर दिया, तो ये फिर 8% अदर कौन बच गए भाई, एनिमल हो गए। प्लांट में आप ये सारी चीज बता दिए, तो ये 8% अदर है कौन से, वो तो बताओ हमें। आप बोल रहे हो कि 1.5 मिलियन स्पीसीज है टोटल, उनमें से 70% क्या एनिमल है। ठीक है भैया, मान लिया हमने। 22% क्या है, प्लांट है। प्लांट में आपने सारी गिनवा दी, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ और फंजाई भी आपने उसमें गिनवा दी। तो ये 8% बच गए, वो कौन है, प्रोकार्योट्स ने क्या, बैक्टीरिया वगैरह क्या। मैंने कहा बैक्टीरिया नहीं, अपन इंक्लूड करते हैं स्पीसीज के अंदर। एक चीज ध्यान में रखो, जब भी अपन स्पीसीज की बात करते हैं तो उसमें अपन बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं, प्रोकार्योट्स को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिर भैया ये 8% कौन है, तो मैंने कहा ये हो सकते हैं आपके प्रोटिस्टा हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, ये आपके प्रोटिस्टा वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया को इंक्लूड क्यों नहीं करते उसकी बात भी आगे करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये आपको देख लेना चाहिए भैया। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की बात कर लें। इनवर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन है आपका, इंसेक्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा कौन होगा आपका, इंसेक्ट। इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। एक मिनट, ये क्या हुआ रे भैया, इंसेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद कौन है, आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। उसके बाद मैं देखूं तो मोलस्का ज्यादा है भाई, मोलस्का ज्यादा है। तो आपके दिमाग में एक आनी चाहिए भैया, हमें तो आप हमें खुली आंखों से जो दिख रहा है कि इस जो चार्ट है, इस चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, ये जो चार्ट दे रखा है इसमें इंसेक्ट हमें ज्यादा दिख रहे हैं। मान ली बात, इंसेक्ट तो ज्यादा है। उसके बाद में ज्यादा तो अदर एनिमल ग्रुप वाला है ना, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है हमें। तो मैंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो, अदर एनिमल ग्रुप वाला बड़ा है, तो आप भैया हमें मोलस्का क्यों बता रहे हो। मैंने कहा देखो, मुझे भी दिख रहा है कि अदर एनिमल ग्रुप वाला जो है वो ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब अपन इंडिविजुअल की किसी की बात करें, देखो जैसे इंसेक्ट है, इसमें सारे इंसेक्ट ही हैं। मोलस्का, इसमें सारे मोलस्का ही हैं। क्रस्टेशियन, इसमें सारे क्रस्टेशियंस ही हैं। इसमें अदर एनिमल ग्रुप दे रखे हैं, मतलब इसमें आपके बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे। अरे इसमें बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। इसमें आपको ममल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ममल्स तो नहीं, ममल्स का तो अलग आएगा, वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर अलग एनिमल्स का, अदर एनिमल्स का ग्रुप आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर देखो, इसमें इंसेक्ट है, मतलब ये क्या है, आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे बड़ा फाइलम है। उसके बाद में कौन है, मोलस्का, जो कि क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन, फिर वो ऑप्शन पर डिपेंड भी करता है ना। अगर आपको ऐसे ऑप्शन में दे रखा है कि मोलस्का ज्यादा है, ठीक है, और उसके बाद में आपको क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशियन, उसके बाद में आपका क्या है, अदर एनिमल ग्रुप, एनिमल ग्रुप। अगर आपको ऑप्शन में कुछ इस प्रकार का दिख रहा है तो आप इस प्रकार से कर दीजिए, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद में अदर एनिमल ग्रुप,
एनिमल ग्रुप। उसके बाद में आप करो क्रस्टेशियन, उसके बाद में आप करो मोलस्का, उसके बाद में आप करो क्रस्टेशियन। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपन वर्टिब्रेट्स का देखते हैं, इसका देख लेते हैं वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में इस डायग्राम में आप देखो ध्यान से, क्या ज्यादा दिख रहा है आपको? आपको फिशेस ज्यादा दिखेंगी आपको। ठीक है, फिशेस के बाद में कौन आपको ज्यादा दिख रहा है? बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स के बाद में कौन है? आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद में कौन है? आपके एम्फीबियंस। उसके बाद में कौन है? आपके ममल्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी आपको याद रख लेना है। कैसे याद रखोगे? सबसे ज्यादा कौन है? फिशेस। फिशेस, उसके बाद में कौन है आपके ज्यादा? बर्ड्स। कलर चेंज कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, हो गया तो हो गया। बर्ड्स। बर्ड्स के बाद में कौन है आपका? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद में ज्यादा कौन है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद में ज्यादा कौन है? ममल्स। ममल्स। भैया इसको याद करने की कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे इंस्टाग्राम है। ठीक है, आजकल आप इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा बिजी रहते हो, वैसे ही पहले क्या चलती थी? एफ बी चलती थी, है ना, एफ बी राम। तो इसको कर ले तो एफ बी राम। ठीक है, जैसे आज क्या है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये इंस्टा घटा दो, राम राम रख लो और एफ बी राम कर दो। ठीक है, तो ये आपका एफ बी राम हो जाएगा। एफ बी राम से कैसे याद रखोगे भाई? एफ से क्या हो जाएगा आपका? फिशेस। ठीक है, बी से क्या हो जाएंगे? आपके बर्ड्स। आर से क्या हो जाएगा? आपका रेप्टाइल्स। ए से क्या हो जाएगा? आपका एम्फीबियंस। और एम से क्या हो जाएगा? ममल्स। तो आप ऐसे आपको इसको याद रख सकते हो ना, वरना आपके पास जो ट्रिक है यार उससे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस याद होना चाहिए। प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ज्यादा कौन दिख रहा है आपको? प्लांट्स के अंदर ज्यादा कौन दिख रहा है? सबसे ज्यादा कौन होगा? आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके एंजियो सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन है? फंजाई। फंजाई। फंजाई के बाद में कौन है? एल्गी। एल्गी। एल्गी के बाद में कौन है? आपकी मोसस। उसके बाद में कौन है? आपकी फर्न्स। फर्न्स से कम कौन है? फिर लाइकेन सबसे कम है। और लाइकेन से भी कम कौन होता है? आपके जिम्नो। जिम्नो जो है आपके वो सबसे कम होते हैं, क्योंकि जिम्नो की अब उम्र नहीं रही। जिम्नो कब ज्यादा थे? जब आपके डायनासोर वगैरह थे उस टाइम पर जिम्नो ज्यादा थे, अब तो जिम्नो नहीं है। तो सबसे कम आपको कौन से देखने मिलेंगे? जिम्नो जो है वो सबसे कम है। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसमें बाकी कुछ ज्यादा समझने वाली नहीं है, बस आपको ये ऑर्डर आपको याद रखने हैं। चलो अभी प्लांट का आपको देखो, इसको ध्यान रख लेना। प्लांट्स का क्या है? सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म है, उससे कम कौन है? फंजाई, उससे कम है। फिर एल्गी है, फिर मोसफर्न है, उससे सबसे कम लाइकेन है, उससे कम कौन है? आपके जिम्नोस्पर्म, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि प्रोकारियोट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बैक्टीरिया वगैरह को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता भाई? जब आप प्रोटिस्टा को कर रहे हो, जब आप फंजाई को कर रहे हो, आप हर चीज को कर रहे हो, ममल्स को कर रहे हो, एनिमल्स को कर रहे हो, सबको कर रहे हो, प्लांट्स को कर रहे हो, तो भैया प्रोकारियोट्स जो बैक्टीरिया हैं उनसे क्या दुश्मनी है आपकी? उनको आप बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसके कुछ रीजन है यार, वो रीजन देख लो, उसके बाद में अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसको। चलो रीजंस देख लो भाई, अपन प्रोकारियोट्स को बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो क्या? करंट टेक्सोनोमिक मेथड नॉट अप्रोप्रिएट टू क्लासिफाई प्रोकारियोट। जो बैक्टीरिया है ना यार, जो प्रोकारियोट्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए जो आज के टाइम पर अपने पास में जो टेक्सोनोमिक तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो उनके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। जो आज के टाइम पर अपने पास में जो टेक्सोनोमिकल जो मेथड है जिससे अपन क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, वो सुटेबल नहीं रहेगा प्रोकारियोट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो पहला रीजन तो ये होगा कि अपने पास में जो टेक्सोनोमिक मेथड है वो काम का नहीं है। किसके लिए? प्रोकारियोट के लिए। यूकारियोट पर तो बढ़िया बैठता है, लेकिन प्रोकारियोट पर वो सही काम नहीं करता है। दूसरा रीजन क्या हो गया? मेनी बैक्टीरिया कैन नॉट बी कल्चर्ड। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको अपन कल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मेनी बैक्टीरिया स्पीसीज हैव स्लाइट डिफरेंस इन बायोकेमिकल्स। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन उनकी क्या है? सिर्फ केमिकल जो है वो डिफरेंट है, उनके बायोकेमिकल जो है वो डिफरेंट है। तो अगर अपन बायोकेमिकल डिफरेंस को अगर अपन देखें तो ऐसे अगर अपन किसी के अंदर बायोकेमिकल डिफरेंस देखने लग गए तो जो इन बैक्टीरिया की जो स्पीसीज है वो कितनी हो सकती हैं? मिलियंस में जा सकती हैं, 70-80 मिलियन चली जाएंगी। तो इफ वी कंसीडर दिस द बायोडाइवर्सिटी रीच अप टू 70 to 80 मिलियंस या फिर रन इन मिलियंस हो जाएगा ना। तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से अपन प्रोकारियोट्स को बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं।
ठीक है, तो आपने हर चीज देख ली, अपने फिशेस भी देख ली, इंसेक्ट भी देख लिए, ममल्स भी देख लिए, रेप्टाइल भी देख लिए, एम्फीबियन भी देख लिए, सब देख लिया, प्लांट्स भी देख लिए, लेकिन आपको बैक्टीरिया का नाम नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उनको अपन इंक्लूड ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अपना करंट जो टेक्सोनोमिक मेथड है वो एप्रोप्रिएट नहीं है कि प्रोकार्योट को क्लासिफाई करने के लिए। दूसरा रीजन क्या हो गया, मैनी बैक्टीरिया कैन नॉट बी कल्चर्ड, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको अपन कल्चर ही नहीं कर सकते। तीसरा, अगर अपन जेनेटिक लेवल पर भी जाएं, बायोकेमिकल लेवल पर जाएं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें बायोकेमिकल डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। इस वजह से अगर उनको अपन कंसीडर करेंगे तो 70 से 80 मिलियन स्पीसीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बातें सारी लिख रखी हैं, ध्यान से सुन लेना भाई। देखो, एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकार्योट्स, ना प्रोकार्योट्स के लिए कोई फिगर नहीं है, एस्टिमेट फिगर नहीं दिया गया है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकार्योटिक स्पीसीज देयर माइट बी, बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबाइल स्पीसीज। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जो करंट मेथड है अपने पास में वो सुटेबल नहीं है। ठीक है, मैनी स्पीसीज आर सिंपली नोट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, बहुत सारी स्पीसीज ऐसे हैं जिनको लेबोरेटरी कंडीशन में अपन कल्चर नहीं कर सकते, ये बात मैंने आपको बता दी। उसके अलावा इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिलाइनेटिंग स्पीसीज और फॉर दिस प्रोसेस देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। सिर्फ अकेले बैक्टीरिया जो हैं उनकी कितनी स्पीसीज हो जाएंगी, मिलियंस में चली जाएंगी। तो ये बात मैंने आपको बता दी है ना। तो ये एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर करवा रहा हूं मैं साथ साथ में, तो इसकी टेंशन आप ना लीजिए। इन चैप्टर्स के लिए यार एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है ना। अब अपन बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर क्या बायोडाइवर्सिटी के हालात हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इंक्लूड इन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। इंडिया को 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री हैं जिनके अंदर इंडिया को भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब उन 12 में से एक इंडिया भी है। वापस ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं कि 12 ऐसे देश हैं जिनको बोलते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, जिनको बोलते हैं। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं चेक करता हूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है या बंद हो गई, कई बार बंद हो जाती है यार। चलो चल रही है। तो इंडिया ऐसा देश है यार, इंडिया को है ना, इंडिया को इंक्लूड किया गया है किसमें, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री के अंदर। और इंडिया की जो रैंक है इसमें वो कौन सी है, 8वीं रैंक है। इंडिया की कौन सी रैंक है, 8वीं रैंक। पहली रैंक आपको पूछे तो ब्राजील, ठीक है। तो 12 ऐसी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, पहला पॉइंट तो आपको ये हो गया ना, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। आगे देखो, इंडिया का लैंड एरिया कितना है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना लैंड एरिया है ना, उसका कितना लैंड एरिया इंडिया के पास में है, 2.4%। सिर्फ 2.4% अपने पास में है भाई। पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है ना, उस टोटल लैंड एरिया का सिर्फ इंडिया के पास में कितना है, 2.4%। बस इतना सा लैंड एरिया है यार भाई। पूरे विश्व के अंदर जितना भी लैंड एरिया है, ठीक है, उसमें से अपने पास में सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, बहुत कम है ना। लेकिन अपने पास में बायोडाइवर्सिटी देखो कितनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी बायोडाइवर्सिटी है ना, उसका कितना है, 8.1% क्या है अपने पास में, बायोडाइवर्सिटी है। मतलब अपने पास में लैंड एरिया तो कम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कंपेयर करें ना, तो पूरे वर्ल्ड के कंपेयर में अपने पास में लैंड एरिया तो कम है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है भाई। 2.4% अपने पास में क्या है, लैंड एरिया है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 8.1% अपने पास में बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। प्लांट स्पीसीज की बात करें, इंडिया के अंदर प्लांट स्पीसीज कितनी है, 45,000 प्लांट स्पीसीज है। और एनिमल स्पीसीज की बात करें तो लगभग 90,000, ठीक है, लगभग 90,000 एनिमल स्पीसीज है। 90,000, 95,000, 1 लाख स्पीसीज अपने पास में है, ठीक है, एनिमल की। अब ये लाइंस आप ध्यान से देखो भाई, एनसीईआरटी जो भाई मैंने आपको बताई है, बस वही एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं उसकी भी, है ना। तो ध्यान से देखो, Although India has only 2.4% of the world's land area, ठीक है, उसका अपने पास में 2.4% ही लैंड एरिया है अपने पास में। Its share the global species diversity is an impressive 8.1%। अपन अपने पास में क्या है, ग्लोबल डाइवर्सिटी है। That is what makes our country one of the 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया को भी शामिल किया गया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है अपने पास में। इंडिया के पास में क्या है, 45,000 प्लांट की स्पीसीज है। और ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स, मतलब ट्वाइस, मतलब 45 का दुगुना क्या होता है, 90,000 के आसपास। तो 90,000 क्या है, एनिमल्स की स्पीसीज है, ठीक है, हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया।
हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली आर देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है ना। तो इसके लिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, अगर 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 अपन रॉबर्ट मे की बात माने, अगर हम रॉबर्ट मे की बात मानते हैं कि रॉबर्ट मे क्या बोलते हैं कि 7 मिलियन स्पीसीज है टोटल, अगर वो बात अपन माने तो टोटल स्पीसीज कितनी है 7 मिलियन। तो 7 मिलियन अगर अपन स्पीसीज मानते हैं तो सिर्फ 22%, अगर हम रॉबर्ट मे की बात माने, रॉबर्ट मे की बात माने तब कितनी है 7 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है, 7 मिलियन स्पीसीज है और इनमें से कितनी डिस्कवर हो चुकी है, सिर्फ 22% डिस्कवर हुई हैं, सिर्फ 22% क्या हुई हैं डिस्कवर अपन कर पाए हैं, सिर्फ 22% अपन क्या करवाए हैं डिस्कवर कर पाए हैं। मतलब कितनी बच गई 78% स्पीसीज ऐसी बच गई जो अभी तक अपन क्या कर नहीं कर पाए हैं, डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो कितनी बच गई, अगर अपन देखो ये बात क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, क्या बोल रही है अभी बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी ये बोलती है कि रॉबर्ट मे की अगर अपन बात मानते हैं ना, रॉबर्ट मे ने क्या बोला कि 7 मिलियन स्पीसीज हैं, अगर अपन रॉबर्ट मे की बात मानते हैं तब कितनी स्पीसीज हो जाएंगी 7 मिलियन स्पीसीज हो जाएंगी, ठीक बात है, ठीक है। मतलब 22% क्या है डिस्कवर हुई है अभी तक, ठीक है। अगर 7 मिलियन स्पीसीज माने अपन टोटल, तो अभी तक उस 7 मिलियन में से कितनी डिस्कवर हुई है 22% ही डिस्कवर हुई है। मतलब कितनी डिस्कवर होना बाकी है 78% जो है वो डिस्कवर होना बाकी है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा मानते हैं अपन, तो इंडिया के पास में कितनी स्पीसीज है, इंडिया के पास में कितनी स्पीसीज है, प्लांट की कितनी हो जाएंगी, अगर ये कॉन्सेप्ट अपन लगाते हैं तो कितनी डिस्कवर, अगर अपन सारी स्पीसीज डिस्कवर कर लेंगे ना तो इंडिया के पास में कितनी हो जाएंगी, प्लांट की हो जाएंगी 1 लाख स्पीसीज, ठीक है, और एनिमल की हो जाएंगी लगभग 3 लाख स्पीसीज, ठीक है। तो यही बातें यहां लिख रखी हैं, ध्यान से देखना भाई क्या बोल रहे हैं। इफ वी एक्सेप्ट मेज गोल ग्लोबल एस्टिमेट, है ना, मेज मतलब रॉबर्ट मे की जो अगर ग्लोबल एस्टिमेट है जो 7 मिलियन उन्होंने बताया, अगर अपन को उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड, जो टोटल स्पीसीज है उसका 22% ही रिकॉर्ड हुआ है। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर, अगर इस प्रोपोर्शन को अपन इंडिया की डाइवर्सिटी फिगर में इसको अप्लाई करें तो वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। इतनी जो स्पीसीज है वो अभी तक क्या है डिस्कवर होना और डिस्क्राइब होना बाकी है, ठीक है, अगर अपन रॉबर्ट मे की बात माने तो। We would ever be able to complete the inventory of biological wealth of our country, क्या हम इसको कभी पूरा कर पाएंगे, ये सारी जो जितनी भी स्पीसीज है सबको डिस्कवर कर पाएंगे? तो आंसर है शायद नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अब जो स्पीसीज है वो क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ठीक है। तो जब तक अपन उनका पता लगेगा हमें, वो क्या हो चुके होंगे, एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी, और सिर्फ फिर हम उनको ऐसे ही बस दिखेंगे कि ऐसा हुआ करता था। डायनासोर के बारे में अपन देखते हैं कि ऐसे डायनासोर हुआ करते थे, बस वैसा ही सीन रह जाएगा स्पीसीज के बारे में, है ना। तो बहुत सारी स्पीसीज है जो डिस्कवर नहीं हो पाएंगी। तो कंसिडर द इमेंस trained manpower taxonomist at the time required to complete the job. The situation more hopeless when we realize that a large fraction of these species face that threat of become extinct even before we discover them. Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the book stocked there. मतलब सीधी सी बात क्या बोल रहा है कि अपन जब तक इनको डिस्कवर करेंगे तब तक क्या है, वो स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। फिर नेचर्स लाइब्रेरी क्या बोल रहे हैं कि भाई नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी किसको बोला कि ये जो पूरा जो नेचर है इसको बोला कि ये लाइब्रेरी से उसको कंपेयर किया गया है ना। लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं, बुक, वैसे ही नेचर के अंदर क्या बहुत सारी स्पीसीज है, स्पीसीज का समझो बुक है, ठीक है। तो बुक क्या हो रही है यहाँ पर, जो स्पीसीज है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसको कैसे कर सकते हो आप कि जब तक अपन सारी बुक्स पढ़ेंगे ना, तब उससे पहले वो सारी बुक जल चुकी होंगी। तो जब तक अपन उन स्पीसीज को डिस्कवर करेंगे उससे पहले वो खत्म हो चुकी होंगी। बस यही उसको लाइब्रेरी से कंपेयर करके यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस में मैं आपको कवर करवाते जा रहा हूँ। अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला इसके अंदर लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, क्या है लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, क्या बोलता है ये लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पर वापस मैं आपको दिखाता हूँ, वो ग्लोब बना के दिखाता हूँ।
ये मैंने आपकी बना दी अर्थ, धरती। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वेटर। ये आपका क्या है, इक्वेटर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर के जब अपन पास देखते हैं ना, इक्वेटर का ये जो पास वाला एरिया है, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ट्रॉपिकल। ठीक है, वैसे ही इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो ये रीजन कौन सा आ जाएगा, टेम्परेट। टेम्परेट, और टेम्परेट से मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो ये कौन सा रीजन आ जाएगा, पोलर। अरे बोले यहां तक समझ में आई या नहीं आई, बोलो भैया आई। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा आपको स्पीसीज देखने के लिए कहां मिलेंगी, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे कम आपको स्पीसीज कहां देखने के लिए मिलेंगी, ये जो पोलर रीजन है इसमें सबसे कम आपको स्पीसीज देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहां पर बर्फ ही बर्फ है भाई। ठीक है, यहां पर स्पीसीज आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये पोलर रीजन के अंदर, टेम्परेट के अंदर आपको ठीक ठाक। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने के लिए मिलती हैं। बोले कुछ सही बात है या नहीं है, ठीक बात है। अब देखो भाई ध्यान से क्या बोल रहा है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है वो भी समझ लो। ठीक है, मैं देखो यहां से क्या जा रहा हूं, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, मैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर दूर की तरफ जाऊंगा तो ये कितना आ गया, यहां पर मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में जा रहा हूं, वैसे ही 23.5 डिग्री मैं साउथ में आ गया। ठीक है, जैसे जैसे मैं ऊपर ऊपर जाता जाऊंगा उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोला है। तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपको कहां देखने के लिए मिलती है, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपको कहां देखने के लिए मिलेगी, तो मैंने आपको बता दिया कहां देखने के लिए मिलेगी, इस एरिया के अंदर। ये जो एरिया है ना इसके अंदर, ये कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, ये आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहां देखने के लिए मिलेगी आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, मतलब ये वाला एरिया देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो बीच का एरिया है ना इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यही क्या है आपका ट्रॉपिकल रीजन है, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। फिर क्या बोला, बर्ड स्पीसीज का कंपैरिजन करवाया है, बर्ड स्पीसीज का कंपैरिजन करवाया है। तो कोलंबिया एक कंट्री है, एक कंट्री है कोलंबिया, उसके अंदर बर्ड स्पीसीज देखो कितनी है, 1400 बर्ड स्पीसीज हैं। और ये कंट्री कहां पर है, ये कंट्री है जी यहां पर, ये देश कहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, ये देश आपको देखने के लिए मिलता है यहां पर इक्वेटर के आसपास है ना, ट्रॉपिकल रीजन, यहां पर ये कोलंबिया है। ठीक है, तो यहां पर कोलंबिया है। इंडिया आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, इंडिया यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, इंडिया थोड़ा सा सही बना देते हैं, ये यहां पर आपको कोलंबिया देखने के लिए मिलेगा, इंडिया जो है वो आपको यहां देखने के लिए मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में जो कंट्री है जैसे न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, वो आपको यहाँ ग्रीनलैंड, तो आपको यहाँ एकदम से बर्फीला इलाका है। ठीक है, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा एक आपको जो स्पीसीज वो कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कौन है, कोलंबिया। तो कोलंबिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको स्पीसीज देखने मिलेंगी। तो बर्ड स्पीसीज की बात करें तो बर्ड स्पीसीज कोलंबिया के अंदर कितनी है, 1400 स्पीसीज है। उसके बाद में किसके अंदर, इंडिया की बात करें तो कितनी स्पीसीज है, 1200। क्योंकि इंडिया के अंदर कम क्यों होगी, क्योंकि इंडिया जो है वो इक्वेटर पर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर टेम्परेट की तरफ इंडिया जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए इंडिया के अंदर क्या है, 1200 स्पीसीज है। वहीं बात करूं मैं न्यूयॉर्क की, ठीक है, न्यूयॉर्क कहां पर चला जाता है, 41 डिग्री नॉर्थ में चला जाता है। 41 डिग्री यहां पर अपन देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ में गए, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, 41 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, न्यूयॉर्क आ जाएगा वहां पर। और न्यूयॉर्क में कितनी स्पीसीज है बर्ड की, 105 स्पीसीज है। फिर बात करें अपन ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड जो है यहाँ पर कितनी है, 56 स्पीसीज है, और ये कितना है, 71 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, तो ऐसे अपन और ऊपर चले गए, कितना कहां चले गए, 71 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 56 स्पीसीज है यहाँ पर, इतनी कम स्पीसीज होती जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीसीज कहां पर, आपके ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला जो रीजन है इसमें सबसे ज्यादा आपको बायोडायवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। अरे समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बस थोड़ा सा और है, खत्म करते हैं फिर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपको कहां देखने को मिलेगी, आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है। फिर बर्ड का कंपैरिजन करवाया गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो कोलंबिया के अंदर 1400 स्पीसीज है, 1400 स्पीसीज है बर्ड्स की। फिर वहीं से थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं तो किस किस स्पीसीज देखने के लिए मिलती है अपन को,
इंडिया के अंदर वही बर्ड्स की स्पीसीज आपको 1200 देखने के लिए मिलती हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं अपन, नॉर्थ में जा रहे हैं, तो 41 डिग्री नॉर्थ पे जब पहुंचते हैं अपन तो न्यूयॉर्क आ जाता है। न्यूयॉर्क में आपको देखने के लिए मिलेंगी 105 स्पीसीज। और फिर अपन थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, 41 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, 71 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, 71 डिग्री नॉर्थ में जब जाते हैं तो वहां पर ग्रीनलैंड आ जाता है। ग्रीनलैंड के अंदर आपको 56 स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं। वैसे ही मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर लेस वेस्कुलर प्लांट है, और जो इक्वेडोर है, ये इक्वेडोर कहां पर है, इक्वेटर पर है, इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, ठीक है, एट इक्वेटर है ये, इसके अंदर मोर वेस्कुलर प्लांट है। तो यहां पर लेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं यूएसए के अंदर, यहां पर मोर वेस्कुलर प्लांट होते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया कि ट्रॉपिकल के अंदर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, क्यों होती है उसका भी बात करेंगे थोड़ी देर में ना। अब बात करते हैं अमेजन फॉरेस्ट की, तो अमेजन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका के अंदर है, अमेजन फॉरेस्ट कहां पर, साउथ अमेरिका, ठीक है। इसमें प्लांट कितने हैं भाई, 40,000 स्पीसीज किसके हैं, प्लांट की हैं। अमेजन फॉरेस्ट बहुत बड़ा जंगल है यार, इसके अंदर क्या है, 40,000 स्पीसीज किसकी हैं, प्लांट की हैं। फिशेस कितनी है, 3000 स्पीसीज किसकी हैं, फिशेस की। बर्ड्स की कितनी स्पीसीज है, 1300 स्पीसीज किसकी हैं, बर्ड्स की हैं, ठीक है, कहां पर, अमेजन फॉरेस्ट के अंदर। ममल्स की कितनी है, 427 स्पीसीज है। एम्फीबियंस की कितनी है, 427 स्पीसीज है। रेप्टाइल की भी 378 स्पीसीज है। इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं, 1,25,000 स्पीसीज किसके हैं, इनवर्टिब्रेट्स की। तो आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए, भैया एम्फीबियंस ज्यादा है यहाँ पर और ममल्स जो रेप्टाइल जो है वो कम है, ऐसा कैसे हो सकता है, रेप्टाइल ज्यादा होने चाहिए एम्फीबियंस से। तो मैंने कहा ठीक बात है आपकी, लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर बारिश बढ़िया होती है, तो वहाँ पर नदी वगैरह भी अच्छी खासी हैं, नदी पानी वानी है बढ़िया वहाँ पर अमेजन फॉरेस्ट के अंदर, तो इसलिए वजह से वहाँ पर एम्फीबियंस जो है वो ज़्यादा है और रेप्टाइल्स जो है वो कम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भैया बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है, हमें ये भी बता दो लगे हाथ। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दें कि सनलाइट वगैरह बढ़िया पड़ती है वहां पर, लेकिन वापस देख लो मोर सनलाइट होती है। एक तो सबसे ज्यादा सनलाइट वहां होती है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, सनलाइट बढ़िया आती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसा नहीं है, सनलाइट ठीक आती है वहां पर, ठीक है। तो सनलाइट आएगी तो ज्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा, तो उससे ज्यादा रहने के लिए ज्यादा बढ़िया जगह रहेगी। ट्रॉपिकल रीजन लिस्ट डिस्टर्ब्ड बाय चेंजेस लाइक आइस एज, ठीक है। वहां पर क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, बहुत ही कम डिस्टर्बेंस हुआ। डिस्टर्बेंस भैया कैसे, ध्यान से देखो, ये आपकी अर्थ, ठीक है, ये आपका इक्वेटर, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है यहाँ पर, ये आपका टेम्परेट, सेम हो जाएगा ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा टेम्परेट और ये आपका हो जाता है पोलर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पोलर जो रीजन है ना, ये जो पोलर रीजन है, इसमें क्या है, बर्फ पड़ती है, आपको सबको पता है ना। तो इसमें क्या हुआ, ग्लेशियर ग्लेशियर बनते हैं यहाँ पर ना, और वो कहाँ जाते हैं, टेम्परेट तक आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, टेम्परेट रीजन तक आ जाते हैं वो ग्लेशियर। वो ग्लेशियर है ना, पोलर रीजन से होते हुए टेम्परेट तक वो पहुंच जाते हैं। कहां तक नहीं पहुंच पाते, वो इस इक्वेटर में नहीं पहुंच पाते, ये इक्वेटर के आसपास जो है ना ट्रॉपिकल रीजन, इसमें नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी टेम्परेट तक तो वो ग्लेशियर जो है, बर्फीले जो पहाड़ है, बर्फबारी है जो, वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भाई बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी, ग्लेशियर बनने लग जाएंगी, तो वहां पर क्या है, डिफरेंस आ जाएगा ना कि भाई एक बार तो गर्मी पड़ रही है और एकदम से क्या बर्फबारी हो गई, ठीक है। तो वहां पर स्पीसीज कैसे रह पाएंगे ना, उनके लिए तो वो एनवायरमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये जो इक्वेटर के आसपास का जो ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर इतने कोई खास चेंज आते नहीं है ना, तो वहां पर कोई बर्फबारी आएगी, ना कोई ग्लेशियर बनेंगे, ना कोई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। तो ये देखो भाई, इसलिए वजह से यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, लिस्ट डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। जैसे आइस एज आई, ठीक है, तो आइस एज में क्या हुआ, यहाँ पर तो क्या है, बर्फ बढ़िया हो गई, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, नहीं हो पाई, तो इससे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होता यहाँ पर। ट्रॉपिकल रीजन हैव लेस सीजनल चेंजेस, यहाँ पर सीजनल चेंजेस भी बहुत कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, एक बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मेंटेन सा रहता है काम, इस वजह से यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये रीजंस मैंने आपको बता दिए। इसके आगे आप पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। लेक्चर यार देखना, ठीक है, आप देखोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके लेक्चर्स टाइम पर ले पाऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर्स देखना कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।